आमिर साहब, जिस तरह खित्ते में चीन और पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीन और फिर ईरान और रूस के ऑफिशियल्स की मुलाकात और पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि भारत की दिहाइयों की सफारतकारी जो अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है, उसकी क्या वजूहात है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिं जी, भारत काफ़ी अरसे से अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बहुत मुतहर्रिक करने की कोशिश करता रहा है और जयशंकर जो है उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस मैं कहूँगा हुब्रिस वाला एलिमेंट भी रहा है कि वो समझते थे कि पाकिस्तान को उन्होंने कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया है इन लास्ट ऑलमोस्ट 10 इयर्स। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ और ना सिर्फ ये कि इंडिया को अपनी जंग में भी एक शिकस्त का सामना हुआ, लेकिन ओवरऑल एक उनको रियलिटी का भी पता चला कि कहाँ उनकी फॉरेन पॉलिसी खड़ी है। देखिए, इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट रहा है और जिसे मोदी हुकूमत बहुत स्ट्रांगली फॉलो भी करती है, ऑब्जर्व भी करती है और चाणक्य के डिसाइपल्स भी हैं, वो अर्थशास्त्र में ये बड़ा क्लियरली लिखते हैं कि जी योर इमीडिएट नेबर्स आर योर एनिमीज एंड द हुँ। नेबर ऑफ योर नेबर्स आर सपोज्ड टू बी योर फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने हमेशा फॉलो भी किया है, जिसकी वजह से रीजनल लेवल देखा जाए तो डेफिनेटली जो आपने बात की कि इंडिया की आइसोलेशन होती हुई नजर आ रही है। जी। मैं खुद ज़ाती तौर पे चाइना जा चुका हूँ, श्रीलंका गया हूँ, बांग्लादेश मैंने कोर्सेज़ किए हैं। मैं उधर की जबकि बांग्लादेश के हसीना वाजिद की गवर्नमेंट भी थी, हुँ। तो अगर आप एक नॉर्मल पॉपुलेशन के लोगों से बात करते थे या इवन मिलिट्री के कुछ लोगों से बात करते थे, तो आपको पता चलता था कि उनके लिए उनका जो इमीडिएट थ्रेट है, वो उनका इमीडिएट नेबर इंडिया है। और अगर श्रीलंका को आप देखें, तो श्रीलंका का तो नेबर है ही इंडिया सिर्फ़, जी। उसके पास और तो आगे-पीछे सारा समुंदर है। तो उनके जो एहसासात थे वो इंडिया के मुतल्लिक़ बड़े नेगेटिव थे बिकॉज़ ऑफ़ द तमिल वाला जो इन्होंने एलिमेंट किया हुआ था और रॉ स्पॉन्सर कर रही थी तमिल मूवमेंट को अगेंस्ट और बहुत सारी ब्रुटैलिटीज़ हुई उधर, बहुत सारी किलिंग्स हुई, बहुत सारे हुँ। सुसाइड अटैक हुए और जितनी काउंटर टेररिज़्म मेरा ख़्याल में उन्होंने फेस किया है, दुनिया में शायद ही बहुत कम कंट्रीज़ हैं, एक हम लोग हैं, एक वो हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फेस किया है। तो प्रभाकर को मारने के बाद कुछ थोड़ा-सा सुख चैन आया, हुँ। लेकिन फिर भी उनकी इंटरफेरेंस रही। जब उनके बाकी जितने भी प्रेज़िडेंट्स थे, उन्होंने 1-2 दफ़ा वार्न भी किया इंडिया को कि आपकी जो रॉ है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, वो हमें असैसिनेट करना चाहती है लीडरशिप को भी। सो वो एक फीलिंग ऑफ थ्रेट जो है, वो इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, इनमें मौजूद है कि वो अपना इमीडिएट थ्रेट इंडिया को और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को समझते हैं और उसकी इंटरफेरेंस को समझते हैं। सो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस मौके पे एक आइसोलेशन सी नज़र आ रही है हुँ। और दूसरा फैक्टर जो है, वो जब से इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है अमेरिका के साथ और उधर से मिलिट्री असिस्टेंस बहुत ज़्यादा इन्होंने लेनी शुरू की हुँ। है, तो रशिया भी उनसे काफ़ी हद तक दूर होता जा रहा है। बिल्कुल सो सर, डेफिनिटली सफ़ारती लेवल पे रीजनल तो लेवल पे इंडिया तो को बहुत आइसोलेशन ज़्यादा सुक्की का सामना हुआ है, काफ़ी एम्बैरेसमेंट हुई है। जो रीसेंट इंडिया और पाकिस्तान की जो कशीदगी थी उसकी वजह से भी। लेकिन इंडिया अभी भी बाज़ नहीं आ रहा है। एक तो इस तरह के बयानात कि कभी भी हम अटैक कर सकते हैं, फिर दूसरा जो एक चीज़ है वो प्रॉक्सी वॉर्स की सूरत में अभी भी वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में अनरेस्ट करने की कोशिश मुसलसल किए जा रहा है। तो प्रॉक्सी वॉर्स के अलावा और आज भी हमने जिस तरह से आप देखा कि किस तरह से एक दहशतगर्द पकड़ा गया है जो कि सपोर्ट कर रहे थे ये क्वेटा में इंडियंस ही। तो इसके अलावा एक प्रॉक्सी वॉर्स और उसके अलावा इंडिया और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चैलेंजेस हमारे लिए क्रिएट कर सकता है? जी देखिए, इंडिया के लिए पाकिस्तान का होना और पाकिस्तान की तरक्की होना उनके लिए एक ज़ीरो सम गेम है और हमेशा हुँ। से वो इस तरह समझते हैं, स्पेशली जब से मोदी की हुकूमत आई है, तो उनका तो बेसिक प्रेमाइस या उनकी जो जीत है इलेक्शंस में, हुँ। जितने भी उन्होंने इलेक्शंस जीते हैं दोनों दफ़ा, उसमें मेन फैक्टर ही ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलमानों को हमने ख़त्म करना है और हमने जो है वो एक हमारी बर्तरी है पाकिस्तान के खिलाफ और हमने मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे उन्होंने लगवाए, हुँ। पाकिस्तान के अंदर हम घुस के मारेंगे, ये वो सारे तमाम नारे थे जो उनके रहे हैं और अभी भी इन्हीं नारों की बेसिस पे उनकी पॉलिटिकल माइलेज है। तो ये सोचना कि इंडिया किसी तरह से कोई पीसफुल
डायलॉग्स के लिए कभी टेबल पे आएगा, मुझे मुमकिन नहीं लगता इस गवर्नमेंट के हुँ, होते हुए, मोदी की और जयशंकर और ये अजीत डोभाल वगैरह के होते हुए, कि कभी ऐसा मुमकिन हो सकेगा। और स्पेशली जो ज़िम्मत उन्होंने अभी बर्दाश्त की है जी। और इस जंग के जो ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल करना चाहते थे, जो कि मेरी नज़र में उनके कोई ख़ास ऑब्जेक्टिव नहीं थे, सिर्फ़ ये हुँ, एक अपनी डोमिनेंस और अपनी हेजेमनी कायम करना चाहते थे, वो नहीं हो सके। तो ये एक उनके ज़ख्म जो हैं इनके बहुत गहरे हैं। उनको बार-बार ये यही नैरेटिव दे रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, पॉज़ हुआ है। जी। अब पॉज़ होने से क्या मतलब है उनकी? मतलब यही है कि जी जो पहले सिचुएशन होती थी नो वॉर नो पीस वाली, तो अब इट इज़ गोइंग टू बी अ मोर वॉर एंड लेस पीस, और किसी न किसी तरीके से ये लोग हमें तकलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। हुँ। उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करके 2 दफ़ा देख लिया, पुलवामा में देख लिया, इस दफ़ा सिंदूर के थ्रू देखा, दोनों दफ़ा उन्हें शिकस्त हुई और वो जानते हैं कि मिलिटरीली वो कभी भी सबड्यू नहीं कर सकते मुस्तकबिल पाकिस्तान में को भी विद सर डायरेक्ट माज़ी की तरह कन्फ्रंटेशन। क्या कोई फ़ॉल्स उनके फ्लैग पास ऑपरेशन कर लेंगे? जैसे पहले उनकी देखिए रवायत फ़ॉल्स रही है? देखिए, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो वो प्रेमाइज़ के तौर पे करें ना, कि जब उन्होंने कोई डायरेक्ट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करनी हो, जो वो देख चुके हैं कि वो नहीं इस चीज़ पे किसी तरह से पाकिस्तान को हरा सकते। हुँ, उनका वही तरीका बेहतर है जो एक चालाकी और मक्कारी वाला तरीका है, जो प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करने वाला तरीका है, जो हमेशा करते रहे हैं और हमें हुँ। अनफॉर्च्यूनेटली ज़्यादा वो ब्लीड करते रहे हैं। ना सिर्फ़ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इकोनॉमिकली करते रहे हैं, इंटरनल वो एक फ्रिक्शन और डिवाइड क्रिएट करते रहे हैं। और यही इसको वो तक़वियत देंगे, और कुछ इस तरह के ऑपरेशंस वो ज़रूर करना चाहेंगे थ्रू टेररिज़्म या थ्रू प्रॉक्सीज़, जो कि आपने देखा कि रशिया के अंदर जिस तरह यूक्रेन ने कुछ लोगों को भिजवाया, ईरान के अंदर इज़राइल ने भिजवाया, हुँ, बेसिस पे भिजवाया, उनमें जाके हाई वैल्यू टारगेट्स को अटैक किया, उनको नुकसान पहुँचाया, ह्यूमन रिसोर्स को नुकसान पहुँचाया, आपकी जो मेन थी लीडरशिप उसको नुकसान। तो ये वो तरीक़ेकार होगा, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया अपनाएगा आने वाले दिनों में। आमिर साहब दिफाई सतह पर भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की काबिलियत तो दुनिया ने देखी है। अब अगर खुदा ना खास्ता जैसा तवक्को की जा रही है कि मोदी अपनी बेबसी और हज़ीमत को मिटाने के लिए दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा मिस एडवेंचर कर सकता है, तो ऐसे में आप पाकिस्तान फ़िज़ाइया के J-10C और चीनी 5th जनरेशन F-35 का भारत के MK-1 और राफेल से मुकाबला कैसे देखते हैं? जी, देखिए, मैं नहीं समझता कि भारत अगले कोई 8 से 10 सालों में कोई ऐसा नया जहाज़ लेगा जो राफ़ेल से डिफरेंट होगा। अच्छा। अगर उन्होंने 6th जनरेशन जहाज़, जिसके वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं और बाहर से रशिया से भी लेना चाह रहे हैं, हुँ, या Su-57 हो गया या J-35 हो गया, उसकी इंडक्शन और उसकी ऑपरेशनलाइज़ेशन में मेरा ख़्याल में एक कम से कम उन्हें दिहाई लगेगी, कम से कम 8 साल से 9 साल का अरसा उन्हें ज़रूर लगेगा। तो हुँ, मैं समझता हूँ कि जो हमारा अभी फ्लीट है, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लीट है, जो कि जहाज़ों के लिहाज़ से हमारे पास मौजूद है। तो किसी किस्म का मैं समझता हूँ कि वो हमें नुकसान एयर फ़ोर्स के लिहाज़ से नहीं पहुँचा सकते, या कंट्रोल ऑफ एयर लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हुँ, और पाकिस्तान का जो अभी फ्लीट है, जिसमें F-16s हैं और उसकी मॉडर्नाइज़ेशन शामिल है, J-10 है और उसके अंदर एडिशनल वेपन्स की एक प्रोक्योरमेंट शामिल है, और उसके अलावा JF-17 है। ये 3 जहाज़ ऐसे हैं, जो मेरा ख़्याल में मुकाबले के लिए इंडिया के लिए काफ़ी हैं अगले 10 सालों के लिए। कुछ और जगह हैं जहाँ पे एयर फ़ोर्स डेफ़िनेटली सोच रही होगी, क्योंकि आपने एक बजट को देखना होता है, आपने उन गैप्स को देखना होता है जिनको आप फ़िल कर सकें, और वो अवामिल जो कि आपको कल किसी तरह से आपका दुश्मन नुकसान ना पहुँचा सके, उन जगहों को आपने देखकर और उनको आपने प्लग इन करना होता है। हुँ। तो मेरा ख़्याल में एयर फ़ोर्स उस लिहाज़ से वो तमाम चीज़ें देख रही होगी, जहाज़ों के लिहाज़ से और जहाज़ों की कैपेबिलिटीज़ के लिहाज़ से और ट्रेनिंग के लिहाज़ से मैं समझता हूँ कि कोई हमारे पास कमी नहीं है। अगले 8-10 सालों के लिए भी इंडिया हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता।